अच्छा ठीक है, आप ग्रुप पे डाल दीजिए। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन लिख लेना लास्ट में छोटा सा, ठीक है ना। वैसे नाम से हमें यही आ रहा है कि जो सिमेट्रिक ना हो एंटी सिमेट्रिक है। यहाँ पे ऐसा होता है कि ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन ए, ठीक है ना। ये अगर हो रहा है, दोनों प्रेजेंट है सिस्टम में, ठीक है ना, और ए इक्वल टू बी भी आ रहा है, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, देन रिलेशन विल बी एंटी सिमेट्रिक। काइंड ऑफ आइडेंटिटी और हाँ, आइडेंटिटी की तरह हो गया लगभग बोलने में। ए इक्वल टू बी नहीं, अगर ये है तो ए इक्वल टू बी है, अगर तो हम एंटी सिमेट्रिक बोलेंगे ना। ये दोनों प्रेजेंट होने चाहिए ना उसमें, ए रिलेशन जो बी है और बी रिलेशन ए बी है। जैसे एग्जांपल इसका लिखा हुआ है इसमें हम लोग का कि ए दिया हुआ है कि x डिवाइड y, ठीक है ना, और y डिवाइड्स x, ये दोनों बराबर है। अगर दिया हुआ है एक ही रिलेशन में कि x y को भी डिवाइड कर रहा है, y x को भी डिवाइड कर रहा है, तो x इक्वल टू y होगा, तभी ये ट्रू होगा। मतलब कंडीशन ही उसने ऐसे दे दी है कि एक रिलेशन, हाँ ये उसका रिजल्ट है, करेक्ट। ये x डिवाइड्स y, जैसे एक ये रिलेशन है ना, एंड y डिवाइड्स x, हाँ, तो ये तभी पॉसिबल है ना कि जब x इक्वल टू y होगा। ये है एंटी सिमेट्रिक ना। और जैसे a इक्वल टू a कोमा a है, वो भी एंटी सिमेट्रिक में काउंट होगा, क्योंकि वो सिमेट्रिक भी है और a कोमा a दोनों बराबर भी है, तो एंटी सिमेट्रिक भी होगा वो। ये सब डेफिनेशन रटने वाली है, मतलब इनका कोई वो नहीं अल्टरनेट। ये फंक्शन हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे थे, वरना हम लोग डायरेक्ट फंक्शन से ही स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। इसमें जो मैंने कल आप लोग को क्वेश्चन दिया था उसमें हो गए सारे क्वेश्चन, कोई बचाओ। 8th वाला कौन सा है, ये Z1 Z2 वाला? नहीं, ये हो जाएगा इससे अपने नॉर्मल तरीके से। फोर्थ वाला फोर्थ वाले में हमें बोला गया कि कितने टर्म ऐड कर रहे हैं ना, वो तो मैंने बताया था कल आपको। एक एक करके करो, रिफ्लेक्सिव के लिए कितने ऐड करने हैं जरा बताना, एक बार सॉल्व कर लेते बोर्ड पे, लेकिन तुम लोग को याद है कि नहीं। ये तो दिया हुआ है फोर्थ वाले में कि कितने टर्म ऐड करने हैं, 1 2 2 3, ऐसा 7 आएगा, हाँ 7 आएगा। अब इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए कितने ऐड करेंगे जरा बताओ। सर 1 1 2 2 1 1 1 2 3 और 1 2 के लिए 1 नहीं, इतने बन जाएंगे, इतने से हो जाएगा रिफ्लेक्सिव खत्म। अभी हम सिर्फ रिफ्लेक्सिव के लिए काउंट कर रहे थे। रिफ्लेक्सिव के कितने ऐड किए हम लोग ने, 3 ऐड किए। अब उसका बताओ नेक्स्ट सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, ऑलरेडी सिमेट्रिक हो चुके हैं सारे, और 1 2 2 1 और 2 3 3 2 आ रहे हैं। ये और ऐड करने पड़ेंगे, बोलो समझ में आया? इनके रिप्लिका ऐड किए हम लोगों ने। ये कोई डाउट तो नहीं हो रहा है गुरु? नो। देवांशी आपको कोई डाउट? नो सर। ट्रांजिटिव के लिए मेरे को बताइए कितने ऐड करने पड़ेंगे। देखो 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, तो 1 से 3 भी होना चाहिए सिस्टम में। 1 से 3 हमने कहीं ऐड नहीं किया अभी, तो एक तो 1 से 3, हाँ चेक कर लेते हैं। 1 से 3, अब 3 इससे कनेक्टेड है, 1 3 3 2, तो 1 2 है क्या, 1 2 है, खत्म। और अब कहाँ 3 कनेक्टेड हो रहे हैं, 3 ये भी ऐड हो गए ना, पर ये भी ऐड हो गए, तो इसका सिमेट्रिक बनाओगे लास्ट में, तो 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि करेक्ट। ये समझ में आया ना कि कैसे ऐड करना है। और ये ऑलरेडी देखो इसका वो प्रेजेंट है, 2 3 का 3 2 तो खत्म हो गया, और 3 3 भी है। अब ट्रांजिटिव में कोई रह तो नहीं रहा है, हाँ इससे 2 2 आएगा, कोई नहीं बचेगा। तो 2 2 4 3 7 से 2 सिमेट्रिक के लिए चाहिए, 2 ट्रांजिटिव के लिए चाहिए, तो टोटल कितने हो गए। टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने ऐड करने हैं हमें,
ठीक है, 8 वाला पहले डिस्कस कर लेते हैं। सर मानसी को एंटर कर लीजिए। आप लोग कैमरा ऑन करके रेडी है? ये नोट कर लिया ना? बोलो क्लियर है? नेक्स्ट कोई डाउट है? आपको 8 वाला कर रहे हैं हम लोग। 8 के पहले कोई है क्या डाउट? 6 वाला डाउट है। 6 हुआ था ना? 6 वाले में ये करना है, हाँ, a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 है, करेक्ट है? तो मैं आपको बताया था कि हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखो चेक कैसे करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? a रिलेशन ए ट्रू होना चाहिए। तो a रिलेशन ए डालोगे तो क्या रहेगा? a माइनस ए का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू है कि नहीं है? ट्रू है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्सिव है। यस और नो? और सिमेट्रिक के लिए कैसे चेक करते हैं? a रिलेशन b एंड b रिलेशन है, ये दोनों ट्रू है कि नहीं? दोनों प्रेजेंट है कि नहीं? तो a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 है एंड b माइनस ए, ये ट्रू है कि नहीं? इसको मॉड को ऑपरेट करके हम ऐसे लिख सकते हैं, पर अगर मॉड ना लगा होता तो ये फॉल्स हो जाता। तो ये क्या बोलेंगे हम लोग? सिमेट्रिक। जैसे नीचे वाले में मॉड नहीं है, इसकी जस्ट नीचे क्वेश्चन है लेस देन वाला, इसमें मॉड नहीं है, तो सिमेट्रिक है। क्लियर है? ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रांजिटिव बताओ है कि नहीं? ट्रांजिटिव जैसे आप 1,2 ले लो तो 1R2 लिख रहे हैं, 1R2 का मतलब क्या है? ये तो ट्रू है, ठीक है ना? और 2R3 लिख लो तो 2R3 क्या है? ये भी ट्रू है। बट जब आप 1 से 3 जाओगे, ट्रांजिटिव क्या होता है? A से B गए, B से C गए, तो A से C भी ट्रू होना चाहिए, करेक्ट? तो 1R3 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3, ये आ गया 2, 2 माइनस 2 का अमाउंट होता है 2, ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, ये सॉरी 1 है। क्लियर है ना? ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसे लिख देना आप। ये स्टेटमेंट इस तरीके से लिखते हैं, बोर्ड में भी ऐसे ही लिखना है आप, सेम। क्लियर है ना? आगे बढ़े 8 वाला क्वेश्चन। और 7 में तो डाउट नहीं किसी को? मतलब किसमें? लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल सेट, तो ये पूछा है a लेस देन b। मतलब इसी में आप ऐसा सोच लो, a लेस देन b, यहाँ पे a माइनस b अगर मॉड नहीं होता तो वही है, सेम इक्वेशन है लगभग, पर यहाँ पे लेस देन 1 यूज नहीं किया, इसने लेस देन यूज किया, लेस देन 0 हो गया एक तरीके से, a माइनस b लेस देन 0। क्वेश्चन तो सेम ही है ना? तो a माइनस a लेस देन 0 होगा कि नहीं होगा? जब हम रिफ्लेक्सिव निकालेंगे तो 0 लेस देन 0 होता है? नहीं होता है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये 7वां वाला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। देवांशी और सबको क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट तो बोलो। हाँ देखो, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, a माइनस ए, ठीक है ना? और सिमेट्रिक अगर चेक करेंगे तो सिमेट्रिक क्या होता है? हाँ, तो जैसे आप a लेस देन b है वहां पे, और दूसरी बार बोलेगा b लेस देन a, तो उल्टा थोड़ी ना ट्रू है, तो ये नहीं है सिमेट्रिक, ये नहीं है। और ट्रांजिटिव की अगर बात करें, 1 लेस देन 2 है, 2 लेस देन 3 है, तो 1 लेस देन 3 होगा कि नहीं होगा? ऐसे प्रूव कर। तुम लोग को क्लियर है सभी को? यस सर। देवांशी, मानसी, तुम लोग को क्लियर है? यस सर। ठीक है, मानसी कैमरा ऑन करके बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8 वाला। ये स्लाइड इधर से ऐड नहीं होती है ना? 8 वाला करते हैं। 8 वाले में क्या दिया हुआ है? Z1 Z2 क्या दिया हुआ है? पढ़ो। तुम आयुष, तुम्हें बात एक समझ नहीं आती, बताओ। अभी जो फंक्शन की मेन चीजें आएंगी ना, तभी तुम लोग को बाहर देंगे, मतलब ध्यान रखना, रेडी करना उससे। अभी तो आएगा इनवर्ट फंक्शन जो में आता है, उसी समय तुम दोनों को बाहर करूंगा, आराम से बातें करना। हम वैसे ही परेशान है, यहाँ पे कार पर चल रही है और तुम लोग और आपस में परेशान बातें कर करके परेशान कर रहे हो। ना खोलो कौन है?
अपने ही कोई लग रहा है। कोई नहीं। तो Z1 माइनस Z2, ठीक है ना, और अपॉन में Z1 प्लस Z2 इज अ रियल नंबर। अब मेरे को ये बताइए कि Z1 Z2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको पता है कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, गणित को थोड़ी ना पता है कॉम्प्लेक्स है, तो हम नॉर्मल नंबर की तरह ट्रीट कर लेते थोड़ी देर के लिए ताकि समझने में आसान हो। तो हम नॉर्मल नंबर की तरह अगर ट्रीट करेंगे तो Z मान लेते हैं उसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में कैसे चेक करते थे, Z, Z रिलेशन Z क्यों हम करना है कि क्यों इक्वल होगा कॉन्जुगेट की, आप कैसे कर सकते हो कॉन्जुगेट की इक्वल होगा, कैसे, ये नंबर पूरा ये भैया प्रूव करना पड़ेगा a1 प्लस iota b1 ऐसे मान लीजिए पूरा नंबर अपने कॉन्जुगेट की इक्वल होगा, ये Z1 माइनस Z2 बड़ा हो जाएगा ना, वो बहुत बेकार हो जाएगा क्वेश्चन, कर क्या लेंगे, कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना है ये तो रिलेशन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, करेक्ट। तो Z और Z देखेंगे अगर तो क्या हो गया, Z माइनस Z अपॉन Z प्लस Z, क्या आ गया, जीरो। जीरो क्या है, रियल नंबर है कि नहीं, रियल नंबर है, तो क्या बोलेंगे, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव, करेक्ट है कि नहीं, बोलो है ना। और अगर ये ट्रू है तो अब इसके लिए हम लोग सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, Z1 और Z2 अगर ट्रू मान रहे हैं हम लोग तो R Z1 क्या हो जाएगा मेरे को बताइए, Z2 और Z1 कैसे ट्रू होगा, कुछ भी दोनों को समझ में आया नहीं, कैसे ही बोल रहे, ये हो गया माइनस टाइम्स Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, ये रियल नंबर है, प्योरली रियल है, 5 6 7 इस टाइप का होगा, तो 5 का नेगेटिव क्या हो गया, रियल होगा कि नहीं, -5, ये भी प्योरली रियल होगा, यस। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हेंस इट इज सिमेट्रिक, करेक्ट, क्लियर है ना। लास्ट में आओ, ट्रांजिटिव में नोट कर लो इसको, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे जरा बताओ आप, Z1 और Z2 और Z2 और Z3 दोनों ट्रू हैं, और देन हमें Z1 से Z3 तक पहुंचना, देखो पहुंच पा रहे हो कि नहीं, कॉपी पे देखो, आंसर तो इसका शायद ट्रांजिटिव भी है ना, इसके ऑप्शन भी ऐसे ही दिए हुए हैं, कोई भी बता देगा क्या ट्रांजिटिव, प्रखर पहले जो बोल रहे हैं ना वो लिख लो आप, क्या बताओ, ये सर ये आ गया, देखिए सर ये था, अभी अपने कॉन्जुगेट इक्वल होगा, कॉन्जुगेट स्टेट हो जाता है चारों स्टेट हो जाएगा, तो एक सब कट कट आके ये बच जाएगा, यानी कि ये भी प्योरली रियल होगा, Z1 upon Z2 plus Z1 upon Z2 का कॉन्जुगेट, तो हाँ रियल होगा, ठीक है, उसके बाद सर यहाँ से है नहीं तो वो तो Z1 अपॉन Z2 रियल हुआ ना, हाँ, तो उससे अब ये कैसे बोलोगे रिफ्लेक्सिव है, इसका इन्वर्स भी तो रियल होगा ना, Z2 upon Z1, मतलब कहने का मतलब है, मतलब आप इसको आपने कन्वर्ट करके Z1 अपॉन Z2 बार में ले आए, ठीक, उतना लंबा करने का वो मतलब नहीं था ना, सही है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप मुझे लगा आप उसी से बोल रहे हो सिमेट्री का और वो है, तो इसको आपने इस फॉर्म में चेंज किया है अल्टीमेटली, वो तो तुम CND रूल लगा के भी कर सकते थे डायरेक्ट, ये क्या लिखा है Z1 अपॉन Z2 लिखा है ना, इतना करने का भी जरूरत नहीं है, जो तुमने किया है वो भी जरूरत नहीं था, निकालो जरा ट्रांजिटिव के लिए क्या है, हाँ तो मतलब दोनों ट्रू है कि नहीं, तो Z1 माइनस Z3 भी आ रहा है, जैसे ये दो मान के चलोगे तुम, ये तो ट्रू है, और एक Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 क्या है, ये भी रियल है, करेक्ट, ये भी ट्रू है। अब हमें प्रूव करना है कि Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 भी रियल है क्या, अगर है तो ट्रांजिटिव होगा, और वो होगा तो प्रूव करो इस बात, क्योंकि ऑप्शन ही वैसे दे रखे हैं ना उसमें, इसलिए बोला मैंने होगा, तो मल्टीपल चॉइस है नहीं, सिंगल चॉइस है तो उसको करना ही पड़ेगा।
तुम्हारे लिए मेथड से जल्दी आ जाएगा वो, क्योंकि पहले ही बराबर हो चुका है ना वो उसके। डायरेक्ट डिवाइड मार दो, 2 इक्वेशन Z1 upon Z2 upon Z3 Z2 upon Z3 Z1 खोल दो। सर बता दीजिएगा सबको कि क्लास चल रही है, बार बार लोग आ रहे हैं। सर ऐसे कि जो ये अगर इसका रेस्पॉन्स लेना है क्लास चल रही है, डिस्टर्ब मत करो। इसको लिख लो, एक पेज पे लिख लो, वाइट पेज हिंदी में लिखिए, मतलब क्या डिस्टर्ब ना है। इसको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। अरे तुम लोग से एक बार धूप में चौकीदार बन जाओ, कोई आनी नहीं किसी ज्यादा परेशान हो रहे। चेंडी रूल लगा के, हाँ वही, तो दोनों को डिवाइड मार रहे हैं, वही वही बोल रहा नहीं, सही है वो भी तरीका, बिल्कुल सही है। मैं भी इसी तरीके से करूंगा, सरल तो यही है ना, मैं क्यों लंबे तरीके से करूंगा, उससे भी आ जाएगा। तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो, इससे नहीं आएगा, इसको प्योरली रियल मानो, ये भी प्योरली रियल मानो। अब प्रूव करो कि Z1 माइनस Z3 कैसे प्रूव करोगे, दिमाग लगाओ थोड़ा, देखिए आता तुम लोगों को। बहुत सारे क्वेश्चन किए हम लोग, अगर मैंने ये मेथड लगाया सही जाएगा, क्यों नहीं सही जाएगा, ऑब्वियसली सही जाएगा। चेंडी रूल नहीं आता क्या बोर्ड में, मेरे को बताना, कंपोनेंट और डेरिवेटिव नहीं आता क्या, तो वही चीज है। और ये कॉम्प्लेक्स भी आता है इतना जितना इसने लिखा हुआ है, क्लियर है ना। तो फॉर ट्रांजिटिव बोर्ड दिख रहा है, पहले तो ये बता। मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? एक छोटा सा काम दिया तुमसे नहीं हो रहा, IIT सेलेक्ट होने की बात कर रहे हो, क्योंकि अभी दूसरी भी क्लास है ना, लोग ऐसे ही आते रहेंगे, क्या करोगे। तो फॉर ट्रांजिटिव कुछ रूम से ज्यादा अच्छा है, वो सफोकेशन होता है ना वहाँ क्लास लेने में, बहुत दिक्कत होती है। उस सफोकेशन को हम लोगों ने अपने ऊपर ले लिया है, अब हम लेंगे चलिए एक और मेमोरी। ये IIT से को सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, टेप नहीं लग रहा है सर, इसको हो गया ना बता दीजिए ना। तो Z1 ये ऊपर क्या है, माइनस है ना, ये क्या है, प्योरली रियल है ना, ठीक है ना। इसको K मान लो कांस्टेंट, K1 मान लेते हैं, और Z2, हाँ दूसरा वाला ये हमने किसके लिखा है, Z1 R Z2 के लिए लिखा है मैंने ये रिलेशन, और Z2 R Z1 के लिए क्या हो जाएगा, Z2 R Z3 के लिए Z2 माइनस Z3 अपॉन इज इक्वल टू K2। यही पे CND लगा लो ऊपर में। CND रूल क्या होता है, कंपोनेंट डिपेंडेंट, ऊपर दोनों को जोड़ देंगे, सबको आता है ना लगाना, सब ऊपर दोनों को जोड़ दिया और नीचे दोनों को घटा दिया, ऊपर वाले से नीचे तक घटा रहा हूं, माइनस Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, नीचे वाले को ऊपर वाले से जोड़ा है तो K1 + 1 डिवाइड बाई K1 - 1। क्लियर, ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा कि नहीं, आप लोगों को बोर्ड दिख रही है सबको, ऑनलाइन वालों को क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये कट गया, ये भी घट गया, ये क्या हो गया, Z1 अपॉन Z2 माइनस के साथ इज इक्वल टू रियल, तो Z1 अपॉन Z2 क्या हो गया, रियल। इसी तरीके से यहां से क्या आ जाएगा, Z2 अपॉन Z3 रियल। सो इन दोनों को कंबाइन करो, दोनों को डिवाइड, क्लियर, ये रियल, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट Z1 R Z3 भी ट्रू है। तो क्या होगा, ये ट्रांजिटिव है।
ये सारे स्टेप तुम्हें लिखने हैं, ध्यान रखना। तो 4 मार्क का क्वेश्चन रहा होगा बोर्ड के लिए अगर आएगा तो। इसमें हम लोग ने कहीं आईआईटी वगैरह नहीं खोला, ठीक है ना, मतलब में क्वेश्चन को बड़ा नहीं करना है। क्लियर है ना? बोलो आपको आ रहा है समझ में? और नेक्स्ट पूछो कोई। क्या दिया हुआ है? लेट बी आर बी अ रिलेशन ओवर द सेट n क्रॉस n, ठीक है। इट इज डिफाइंड बाय a b c d a प्लस d इक्वल टू, हाँ तो दो नेचुरल नंबर का सम है, ठीक है ना, वो इक्वल टू अदर कुछ नेचुरल नंबर का सम दिया हुआ है। आप उनको स्वैप भी करोगे तो ट्रू होगा। जैसे जब वो निकालोगे रिफ्लेक्सिव के लिए तो a कर दो हर जगह, तो a प्लस a इक्वल टू a प्लस a, 2a इक्वल टू 2a, रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है? इसमें तुम्हें ये डाउट हो रहा होगा वो कॉमा करके 2 लिख दिए ना उन्होंने, जो नॉर्मल नहीं लिखा हुआ। और सर वो थोड़ा सा दुविधा यहाँ पे भी आ रही है ना, वहाँ पे a कॉमा b और c कॉमा d दे रखा था, वहाँ पे c कॉमा d और a कॉमा a प्लस b कॉमा c प्लस b प्लस, हाँ वही नहीं, पर हमें लिखना उसी तरीके से जानबूझ करके, वो सीक्वेंस की वजह से दिया हुआ है इन्होंने, ताकि सीक्वेंस तुम वही बना रखो। ये कितना हो गया? a प्लस d, जरा बोलना क्या दिया हुआ है? a प्लस d इक्वल्स टू b प्लस c, इक्वल टू कहां है? b प्लस c इक्वल टू। क्लियर है ना? देखो इन दोनों का, इसका सेकेंड इसका लास्ट, मतलब इसका रेंज ले रहा है और इसका डोमेन ले रहा है, और इसका डोमेन इसका रेंज। क्लियर है ना? ऐसे इस टाइप से। तो आप उसके लिए क्या निकालोगे? रिफ्लेक्सिव के लिए सारे बराबर कर दिए हम लोगों ने। हाँ सर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव को मतलब यहाँ पे ये लिखा है, ये था, ये होगा ना कि c कॉमा d इक्वल्स टू a कॉमा b होना चाहिए, c कॉमा d इक्वल्स टू a कॉमा b होना चाहिए ना। हाँ मतलब पर वही अल्टीमेटली हम सब बराबरी मान के चलते हैं। a इक्वल टू c एंड b इक्वल्स टू d, रिफ्लेक्सिव होने की ऑर्डर में वो ऑर्डर पे इक्वलिटी नहीं आती है। अच्छा मतलब इंडिविजुअल इक्वल नहीं करेंगे सबको, सबको नहीं करना था, इक्वल्स टू c और b इक्वल्स टू c, मतलब डोमेन और रेंज। ठीक है, वो पूरे ऑर्डर का रिलेशन है ना, इंडिविजुअल। तो इसको लिखेंगे कैसे हम उसके फॉर्म में? सर a कॉमा b और r a कॉमा b, ठीक है। तो अब यहाँ पे a b रहा है, तो a b को पहले लिख देते हैं अपनी जगह पे, करेक्ट। और यहाँ पे c और d लिखा हुआ है, तो c और d में, तो जब c था यहाँ पे a हो गया ना। अच्छा c उधर है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है। और यहाँ पे d था, d की जगह यहाँ पे क्या है? b है, ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a, मतलब a प्लस b। और ये नेचुरल नंबर है तो बराबर होगा दोनों। मतलब जैसे हम दो ऑर्डर पेयर कंपेयर करते हैं ना, जो हम लोग ने अभी कक्षा में पढ़ा है कि दो ऑर्डर पेयर हम कंपेयर करते हैं, x1 y1 इक्वल टू x2 y2 दिया हुआ है, तो ये बराबर कब होते हैं? जब x1 x2 इक्वल टू बराबर हो और y1 इक्वल टू y2। क्लियर है? तो हमने वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम लोग रिफ्लेक्सिव निकाल रहे हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? दोनों को इक्वल कर देते हैं ऑर्डर पेयर को, कि नहीं? करेक्ट। अब यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है खुद ही ऑर्डर पेयर में लिख रखे हैं इन्होंने रिलेशन, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक होना चाहिए था एलिमेंट, मतलब यहाँ तो अब ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया एक तरीके से। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग ने क्या रिफ्लेक्सिव के लिए क्या किया? ये जो डोमेन है रेंज के इक्वल कर दिया, ये डोमेन ये रेंज हो गई, इक्वल कर दिया दोनों रिफ्लेक्सिव के लिए। तो वही उसी में एलिमेंट लिखे हुए हैं, मैंने डी की जगह बी प्लेस किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी की जगह बी प्लेस किया है। अरे आप जो प्रूव कर रहे थे कि आपने स्पेशल केस लेकर प्रूव कर दिया, जनरलाइज प्रूव नहीं किया है, मतलब आप जनरलाइज तो यही है ना, सर जनरलाइज प्रूव करने के लिए उससे ऐसा करना है, मैंने किया था कि a + d = b + c रिलेशन हमें पता है, तो हम इससे कुछ ऐसा रिलेशन डिराइव करें कि उसका फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा सिमिलर देखने को मिले। a को लैम्डा लेके जोड़ दिए सर, अगर जैसे मैं a - b = c - d लिखता हूं, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि a को b जो होगा वो c - d के इक्वल होगा, मतलब इस तरीके से सब कुछ करना है। नहीं आप जो अपने वहां पे है ना बोर्ड में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें 80% कोई गलती नहीं है। कहां स्पेशल केस लिया बताना? a को b r a को b, ये जरूरी थोड़ा है कि आप जब वो प्रूव करते हो, रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हो, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? a r a ही को प्रूव करते हो रिफ्लेक्सिव में। कितने हमने भी कोई प्रूव कर देना, पहले स्टेप में ले लिया था। कहां स्टेप लिया है?
ये लिखा है हमने, ये लिखा है करेक्ट, और फिर पाया कि दोनों सच में बराबर है, तब हमने लिखा है ये स्टेटमेंट करेक्ट। ऐसा थोड़ी ना कि हमने मन से ले लिया है। हाँ क्योंकि ये दिया हुआ था ना, जैसे इसके जब तभी तो मैं जब यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे डी है, मैं देख देख के प्लेस कर रहा था ना वैल्यू यहाँ पे कि डी के स्थान पे क्या प्लेस कर रहा है। जैसे यहाँ पे डी था, यहाँ पे डी की जगह क्या है, बी है, तो मैंने डी की जगह बी प्लेस किया करेक्ट। कॉपी लेने के लिए हाँ ये ऑर्डर पेयर में होता है ऐसा, ये लिख देना कि ऑर्डर पेयर में दो इक्वल तभी होते हैं। कॉपी दे दो वही रख दो यहाँ। ऑर्डर पेयर जो दो इक्वल तभी होते हैं जब इंडिविजुअल उनके x1 और x दोनों इक्वल हो और y दोनों इक्वल हो, बस ऐसे आप कर लो। क्लियर है ना? ये स्टॉपर लगवा देंगे कल इसको तो ठीक करूंगा। इसमें सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे बोलो? ये मान लिया हमने, ये ट्रू है ना। अब उल्टा लो, बी कॉमा मतलब सी, डी इधर लिख देंगे, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। क्लियर है ना? हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। मेरे को कॉपी पे लिख के दिखाइए जरा आप लोग क्या आ रहा है सिमेट्रिक के लिए। सब लोग लिखो, पूरे स्टेप लिखिएगा और सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, देखो ए आर बी वहां पे पढ़ रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे बी आर ए हो जाएगा। बी आर ए का मतलब क्या है, सी कॉमा डी पहले लिख देंगे और आर ए कॉमा बी, करेक्ट है ना? अब इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर से देख के लिखेंगे हम लोग, क्या हमने क्योंकि पलट दिया है ना उसको, इसीलिए देखो जानबूझकर हमने ए के साथ डी को कब किया था ताकि ये रिलेशन ट्रू रहे, वरना गलत हो जाता ना। अब देखो यहाँ पे जब जहाँ पे ए लिखा था वहां पे क्या लिखा है, सी लिखा है, तो यहाँ पे मैं सी लिख रहा हूँ करेक्ट। जहाँ पे यहाँ पे बी लिखा था, बी कहाँ पे लिखा है, राइट साइड पे इक्वल के बाद, ध्यान से देखना सारे लोग। बी यहाँ पे कहाँ है, ये डी है ना, यहाँ पे डी लिखेंगे करेक्ट। और यहाँ पे डी था, डी कहाँ पे सबसे लास्ट में, डी यहाँ पे बी है ना, और प्लस लास्ट बचा ए, तो देखो बिल्कुल सेम लिख रहा है कि नहीं, ए प्लस डी पलट गया इधर आ गया, तो इसका मतलब क्या है, दोनों को ये ट्रू दिया हुआ है, पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है। तो सो वो ट्रीट करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने रिलेशन तो उससे देख के लिख रहे हैं ना। जैसे तुमने ये लिखना है और ये लिखने के बाद इसको इसकी हेल्प से हमने ये लिख दिया और पाया कि इक्वल है। सिमेट्रिक वाला कैसे, ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे? एक और हमें वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा लास्ट में, ई और एफ डालना पड़ेगा। कर लोगे कि नहीं? करके देख लो एक बार फटाक से, आंसर आता तो बताओ। प्रखर तुम भी लिखो कॉपी पे, बिना लिखे बैठोगे तो मैं बैठने नहीं दूंगा क्लास में, ध्यान रखना। ये तुम नई कॉपी क्यों नहीं बना रहे हो 12वीं क्लास में? नई कॉपी नहीं आया ना तो आना मत क्लास में, ध्यान रख लो, ऐसा मजाक से नहीं चलेगा बिल्कुल। ऑल इंडिया रैंक हम 100 लाने की बात कर रहे हैं और कॉपी होना ही नहीं है, कॉपी एग्जाम के टाइम मांगेंगे बैठ करके। कहाँ है तुम्हारी कॉपी? वो तो फटने के कगार पे। नहीं बना दे भाई कॉपी, वैसे ना हो मेरे से ले लो, नहीं ठंडा कर लो। ठीक है ना? ई और एफ डाला है ना लास्ट में, ठीक। ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उधर से इंटीग्रेशन निकल जाएगा, वो ट्रू हो गई। ऊपर वाले को ना तो जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दोगे, सी सी कट जाएगी, जोड़ दोगे ना सी सी कट जाएगा, सीडी और ना। गोलू आ गया आपका, लास्ट वाला ट्रांजिटिव कैसे आया? ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़े, नेक्स्ट पूछो।
एक बार आंसर मैच कर लो। अच्छा आंसर उसमें दिया हुआ था, फर्स्ट का क्या है, बी है। फर्स्ट बोल रहा हूँ, ये कितना 9वां नंबर पड़ेगा तुम लोगों में, 9 नंबर का बी है। बी है कि ए है? ए बोलते हैं बहुत बार बच्चे पहले, नहीं का ए बोलते हैं पहली बार। आप बताओ गोलू क्या होगा? हाँ लिखवा चुका हूँ। आइडेंटिटी जो है ना वो छोटा भी हो सकता है, रिफ्लेक्सिव बड़ा होगा। ये हो गया 9 नंबर। 10वां नंबर हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस कब होता है? ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तीनों। और तीसरा नंबर, तीसरा बोलो, ये 9वां 10वां 11वां होगा तुम्हारे में। 11वां इसमें स्टूडेंट इसमें क्या है? 11वें में तुम्हारा क्या है? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव हो गया ना, वही मल्टीपल वाला, ठीक है ना। और ये जो है 13 नंबर, आरबीआर रिलेशन आर इक्वल टू आर इनवर्स। आर इनवर्स के बराबर कब होगा? सिमेट्रिक होगा। अच्छा आइडेंटिटी होगा तो बराबर होगा कि नहीं? तो हम बोल देते हैं सिमेट्रिक और इसके बराबर है। वो एक्चुअली ऑप्शन नहीं दिया इन्होंने, सिमेट्रिक और सिमेट्रिक है, करेक्ट। एंटी सिमेट्रिक क्यों है? ऐसे लिखा है ए आर ए है, तो पहली बात तो सिमेट्रिक हो गया क्योंकि एक ही प्रेजेंट तो है और ना, और ए इक्वल टू ए है, जो दोनों एलिमेंट बराबर है, इसलिए एंटी सिमेट्रिक भी है। इसी का पार्ट होगा इसका। देन लास्ट वाला एक्स लेस देन वाई, ठीक होगा। चलो बढ़िया है, कौन सा स्टार्ट करना है? आपकी आवाज कट रही है। अभी आ रही है आवाज? सब कट रही है, अभी भी कट रही है, ठीक है ना। ये गलत ऑप्शन तुम्हें दोरांशी निकाल लिया? तो बहुत ज्यादा कट रही है आपकी आवाज। देवांशी तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? नहीं सर, आपकी वॉइस कट। बोलो। यही तो है ना। अभी है बात। बोलो आएगा। सर आप लिखते जाओ समझ लो। अभी आ रही है मतलब के बाद सर मतलब वो आ रही है, कट के आ रही है, हाई को आ रही है थोड़ी सी जो है ना, काफी बड़ा एरिया ना। मैं इको के चक्कर में ये पर आवाज आ रही है ना, इको से क्या मतलब ना। अभी ठीक है ना? और तुम लोग अगर बीच में बकवास करोगे तो वही है, और प्रॉब्लम है। अब मैं मुझे पता है ना कब निकाला।
having f such that a to b, करेक्ट। जैसे लोग रिलेशन लिख रहे थे, ये हमारा डोमेन होगा, ये को डोमेन इसको बोलते हैं। तुम लोग ये सब डेफिनेशंस लिखेंगे। अब ये फंक्शन की डेफिनेशन लिखो। A relation from set A to set B is called function. A relation from set A to set B is called function if each element of A is associated with some element of B। खाली नहीं होना चाहिए कोई भी A में, करेक्ट। मतलब हर एक जो x है उस पे फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि फंक्शन अनडिफाइंड चला जाए पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है ना? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, each element of A has unique image in B। ये नहीं कि दो वैल्यू देगा। Each element of A has unique image in B। यूनिक इमेज समझ पाए? अभी तक रिलेशन क्या बन रहा था? रिलेशन में क्या कर रहा था? जैसा मैंने रिफ्लेक्सिव पढ़ा था कि जो राम श्याम बलराम का एग्जांपल याद आपको बोले, तो राम के साथ तो कंपलसरी था और किसी के साथ भी था, तो ये यहाँ पर फंक्शन नहीं होगा इस बार में, करेक्ट। अब देखो इसको मैथ की भाषा में कैसे लिखेंगे, इतना लिख लो पहले। Every function is a relation but not vice versa। लिखवा चुका हूँ पहले मैं, करेक्ट। ये हो सकता है कि ये दो का एक रिजल्ट है, दो x का, जैसे दो इनपुट्स आ रहे हैं, दो अपनी ये डोमेन है और कोडोमेन एक ही है उसका, y में एक ही वैल्यू है, दो x में नहीं दो फंक्शन यहाँ तो मना किया है कि दो इमेज नहीं होनी चाहिए, वही तो बोला है इसने। ईच एलिमेंट ऑफ ए है, ए हैज यूनिक इमेज। नहीं आपको बोलते हैं एक को दो वचन करके जैसे एक आया सी है एक एक्स वाई तो आया बी। अच्छा मतलब जैसे ये है तुम्हारा y स्क्वायर इक्वल टू 4 है, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, यहाँ पे क्या है कि दो x तो y की सेम वैल्यू है, ये फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट ना? मतलब जितना ये दिया हुआ है उसके अलावा आप कुछ भी बोल रहे हो सारे फंक्शन है, मतलब ये बस रेस्ट्रिक्शन जो है इनको बस यूज कर लेना है, करेक्ट। नेक्स्ट लिखना, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट नॉट वाइस वर्सा। लिखिए ना नोट बना के कि हर एक जो फंक्शन है वो क्या है, रिलेशन है। मैं कुछ फिगर बना रहा हूँ आपके सामने, कॉपी बुक बनाइए आप लोग। तो मास्क लगा के क्यों नहीं आते? लगा लो मास्क। कमला नगर में वो है ना, वहाँ पे एक बैग बैठते हैं जो पतंजलि के नाम पे शोरूम है, शोरूम बोल रहा हूँ, वो स्टोर नहीं है, पेट्रोल पंप के बगल में जो बी ब्लॉक में पड़ता है कमला नगर में, वहाँ पे वो दवा दे देते हैं खांसी वाली, वो रोक देगी खांसी। मतलब वो बहुत सही जगह है, इसलिए एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सही बात है कि आप दुनिया की कोई दवा रोक पाए ना रोक पाए, पर उनकी दवा ऐसी थी कि रोक दी थी उसने खांसी। मैं भी तो बीमार पड़ा था उस टाइम में, तो वही दिसंबर वाले टाइम में नहीं छुट्टी लेनी पड़ी। अच्छा पीएचडी वाले टाइम में ABCD पर मैंने क्लासेस ली थी, बहुत सारी क्लासेस तो ABCD। देखो अब यहाँ पे हम लोग को, अब इसमें मैं कुछ फिगर बता रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम बताना कि फंक्शन है कि नहीं, ठीक है ना? पहले हम नॉर्मल वे में देखते हैं, जैसे ये है हमारे सामने सीन, ठीक है ना? एक एक करके जिससे पूछा जाएगा वही बोलेगा, पर फिगर बना लो सारे लोग अपनी कॉपी पे। ये एक एग्जांपल है, अभी पीएनसी का एक पार्ट रह रहा है, वो इसी से रिलेटेड था, हम लोग इसके बाद पढ़ सकते हैं।
जिससे पूछा जाएगा सिर्फ वही बोलेगा, ध्यान रखना सारी बातें अपनी कॉपी पे करते रहो, जो भी गलत लगानी है। ठीक है ना, जस्टिफिकेशन देनी है। पहला वाला बताओ जरा मारो, फर्स्ट वाला फंक्शन है कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 की 2 वैल्यू आ रही है, मतलब और 4 के लिए नॉट डिफाइंड है। 3 की 2 वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला वाला कंडीशन था कि ईच वैल्यू शुड हैव अ यूनिक इमेज, वो भी फॉल्स हो गया। और एक जो और स्टेटमेंट था कि कोई भी ए में लाइक शुड नॉट रिमेन वैकेंट, करेक्ट। तो वैकेंट भी है और एक में 2 वैल्यू आ रही है, तो ये क्या है? नॉट फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। क्लियर है कि नहीं? सेकंड वाला बताओ करता फिर रीजन। एक ही 2 वैल्यूज है, जीरो है। एक ही 2 वैल्यूज है, जीरो है, बिल्कुल सही है। ये पहला ही वाला फॉल्स हो गया, मैं बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो नॉट अ फंक्शन। क्लियर है कि नहीं? मेन तीसरा वाला बताओ जरा। तीसरा वाला है फंक्शन, सबके क्या है? यूनिक इमेज है, ठीक है ना। पर 3 और 4 की इमेज सेम ही है, हो सकता है ऐसा? क्लियर है ना? ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं पड़ा हुआ है कभी भी, ठीक है ना, कि 3 और 4 सेम इमेज नहीं ले सकते इमेज, करेक्ट। बस ये नहीं होना चाहिए कि जो 3 और 4 है, ठीक है ना, वो अलग, वो ये दोनों अलग अलग वैल्यू सेम वैल्यू ले सकते हैं, पर ये नहीं कि बी जो है वो 2 वैल्यू के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे जाके, जैसे बी और एस जो है वो दोनों ही 3 के साथ जाके कनेक्टेड होंगे। तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक एक्स पे अगर वाई की 2 वैल्यू आ रही होंगी ना, तो कंफ्यूज हो जाएगा ना सिस्टम। ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना, एक एक्स पे वाई की अगर 2 वैल्यू आ रही है तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि आंसर है क्या, 2 है 4 है। तो इसलिए इसमें ये होगा फंक्शन और दूसरा वाला जो होगा नॉट अ फंक्शन, फंक्शन है। लास्ट वाला बोलो, लास्ट वाला बोलो, आप बोलो जरा, फंक्शन है कि नहीं? आवाज आ रही है बोलो मेरी? कुछ आवाज नहीं जा रही मेरी, तुम लोग को आवाज आ रही है मेरी? जी सर। बोल लो। लास्ट वाला क्या होगा देवांशी, आप ही बताओ, फोर्थ वाला? सर ये फंक्शन नहीं होगा। लास्ट वाला फंक्शन नहीं होगा, क्यों? क्यों नहीं होगा बताइए रीजन। इसमें क्या है, एक ही बंदा 2 वैल्यू दे रहा है, एक ही एक्स पे वाई की 2 वैल्यू आ रही है, करेक्ट। तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि आंसर क्या है, तो ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो क्या है, कौन सा फंक्शन, ठीक है ना। इसके एग्जांपल बहुत सारे हो गए, तो ये 2 और कर लो। ये फिफ्थ वाला क्या है? फंक्शन है। तो वहीं पे वाई 2 एक्स पे वाई सेम आ रहा है, चलेगा ना, फंक्शन है। इसमें छूट रहे हैं। हाँ, जो हम डोमेन है ना उसको चेक करते हैं, इसको डोमेन से कोई मतलब नहीं रहता हमारे, कौन छूट रहा है कौन नहीं छूट रहा है। तो हर एक की क्या यूनिक इमेज है और हर एक जो है वो मैप्ड है, क्लियर है ना। ये क्या है, फंक्शन है। अब इसको हम लोग अपनी मैथमेटिकल भाषा में देखते हैं जरा कैसे लिखेंगे इसको। तो डोमेन रेंज का सुपरसेट होता है। रेंज का सुपरसेट बोल सकते हो, और क्या। और रेंज में वो एलिमेंट हटा देते तो वो नहीं आ रहे, जैसे एफ हटा देंगे। अभी इनकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, सबकी हो गया ना इतना पॉइंट, क्लियर है। अब देखो कुछ फिगर्स बनाते हैं, नोट करना है। करो करो नोट, इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। find whether following are functions or not.
ठीक है ना, ये सारे एफएक्स हैं, ध्यान रखना। करेक्ट, रियल से रियल ले रहे हैं हम लोग सारी वैल्यू, वो उनके करस्पॉन्डिंग निकालना है कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। तो ये लिख लिया ना इतना, देवांशी क्लियर है? ऊपर वाला स्टार्ट करेंगे। यस सर। रियल से रियल ले, हाँ ध्यान से करना। फंक्शन नहीं, फंक्शन होगा जब हमने प्लस माइनस लगाया। अरे ऐसा आ जाएगा आंसर। फर्स्ट वाला जो होगा, आप बोल रहे हो फंक्शन नहीं है, सब लोग सोच लो पहले आराम से, इसका फिगर भी बनाना आता है आप लोग को, सिखा दो। रियल टू रियल से क्या मतलब, वो तो डोमेन और कोडोमेन है। अगर सर मैं इसमें डाल दूंगा, मैं इसके डाल दूं माइनस में। हाँ तो कुछ एलिमेंट छूट जाएंगे उसमें, ए में, डोमेन में। करेक्ट, पर जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे डोमेन ही हमारा क्या है, x greater than equal to 0 है। बात समझ रहे हो मेरी? नेचुरल होल नंबर तो आ जाएगा सर ये। बात सुनो मेरी, जैसे कोई भी फंक्शन होता है तो सबसे पहले तुम क्या बोलते हो कि वो फंक्शन डिफाइन कब है, वो वैल्यूज होती है ना, वो डोमेन की वैल्यूज होती है। फंक्शन कब डिफाइन है, वो डोमेन होता है। जहां पे डिफाइन नहीं है उसकी बात ही नहीं करेंगे। करेक्ट, जैसे एग्जाम में भी जब दिया जाएगा वो देगा ही वो 0 से बड़ा वाला, क्योंकि उसके नीचे कर्व डिफाइन ही नहीं। करेक्ट, हाँ क्यों है फंक्शन बताना जरा। जैसे इसका ग्राफ बनाओगे, ऐसा हो गया ना इसका ग्राफ, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का पैराबोला कैसा होता है, पूरा होता है। इसमें रूट लगा दिया तो पैराबोला आधा हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें क्या है, हर एक x जो है y की यूनिट में ले रहा है कि नहीं? बिल्कुल, और कोई भी x ऐसा है नहीं जो खाली हो। ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा, इट इज अ फंक्शन। रैशनल या इरैशनल कुछ भी, क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जो कोडोमेन होगा वो भी तो पूरा रियल होगा ना। ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना नोट बना करके। इफ वी ड्रॉ, एक्चुअली में रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शन हमारे पास ये लगी हुई है कि एक x पे y की दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर ये वाला ग्राफ होता, ये एक ही x पे दो y की दो वैल्यू दे रहा होता। क्लियर है? हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू y एक्सिस, तो क्या होगा, इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस and if it curves curve more than 1 point, it will not be a function. करेक्ट, तो अब हमें बार बार ये चक्कर, ये सेट ही बनाना पड़ेगा, तो गोल गोल बना रहे हैं तो हमारा अब स्टेटमेंट से डायरेक्ट काम हो जाएगा। अब इसी स्टेटमेंट को यूज करके आप सारे ग्राफ बना के देखिए, सोच लो एक बार। हाँ, ग्राफ बना के सारे बना देता हूँ अभी, क्योंकि और भी एग्जांपल इसी में कंटिन्यू होंगे ना। ग्राफ बना दीजिए, नोट कर लिया इतना? ये क्या लिखा है, लिखिए ना, नोट पर क्या चीज। सर उसके बाद कुछ क्या लिखा है आपने नोट में? If we draw a line parallel to y-axis and if it cuts the curve more than 1 point, it will not be a function. Clear है ना? अभी क्लियर है? बोलो। ये तो मैंने सही एग्जांपल इजी दिया हुआ है सर, वहाँ पे लाइट हो, क्योंकि ये क्या है, कोई बात नहीं, अभी दिख रहा है ना, ये लाइट वाला काम हम लोग कल तक देखते हैं, वो यहाँ से आ रही लाइट बंद हो जाएगा। अभी क्लियर है? देख लो, क्लियर ना। अब जैसे हम लोग दूसरा अगर एग्जांपल डिस्कस करें, दूसरा एग्जांपल क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। दूसरा बताओ देवांशी क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का? अपवर्ड पैराबोला पूरा बनेगा कि नहीं? करेक्ट, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस, एक ही बार कट रही है, दो बार नहीं कटनी चाहिए। एक बार कट रही है तो क्या होगा, इट इज अ फंक्शन।
ये तो मैंने अभी क्वेश्चन इजी वाले दिए हैं। जैसे ये क्या है, ये हमारा ये स्क्वायर, ये इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसको बोलेंगे क्यूबिक फंक्शन। अल्टीमेटली दे ऑल आर द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ से यहाँ तक के जितने ये पॉलिनोमियल के पार्ट है, तो पॉलिनोमियल खुद ही एक फंक्शन होता ही है पहले से। करेक्ट, ये लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर कैसा होगा, ऐसा होगा। और एक्स क्यूब का ग्राफ तो बता, हाँ वो नीचे चला जाता है। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ जो होता है हमारे एक चीज का, इसमें भी है, ये y हो गया, ये x हो गया, और ये y इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसका ग्राफ ऐसा होता है। और इसको हम लोग ऐसे अगर y एक्सिस के पैरेलल को ड्रॉ करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। क्लियर? एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का ग्राफ जो हमारा वो होता है ना, जो हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, उसी की चौड़ाई जो है वो चेंज हो जाएगी। 0 से 1 के बीच में चौड़ाई जो होगी उसकी पतली होगी एक्स की पावर 4 की, और 1 से बाहर उसकी चौड़ाई बड़ी होगी एक्स की पावर 4 की। भी पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे ना, तो उसका एक साथ ही बनाएंगे साथ में, ठीक है ना? आगे बढ़े, फंक्शन क्लियर है ना सबको? उससे क्या होगा, रूट y बन जाएगा। मतलब ये LHS पॉजिटिव में रूट y को जस्ट अभी ये y मान लेता हूं, तो RHS x स्क्वायर हो जाएगा, कोई भी रूट लॉस नहीं होगा। सर मेरा लॉजिक अगर लॉजिक समझना चाहे, अगर मैं प्लॉटिंग के लिए समझाना चाहता, हाँ क्योंकि सर रूट y, तुम ये मतलब वो तो जुगाड़ बता रहे हो कि हाँ x स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, उसमें रूट ले लेंगे हर एक वैल्यू का, ठीक है, हाँ तो वही सिमिलर होगा, सही है लॉजिक, ठीक है ना? करेक्ट। नेक्स्ट सेटिंग करना, तुम लोग ने लिख लिया सबने कि नहीं? देवांशी, मानसी, गोलू लिख लिया? नेक्स्ट सेटिंग करना, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ये 3 टर्म है जो हमारे पूरे फंक्शन को रोटेट, मतलब पूरे फंक्शन में भी रोटेट होते रहेंगे, ठीक है ना? और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी कैलकुलस का बेस है ये। तो डोमेन जो होता है ना, जैसे हमारे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है इस टाइप से, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ए जो है ये डोमेन की तरह बिहेव करेगा, नहीं वो बी जो है को डोमेन की तरह। रेंज हमें से निकालनी पड़ेगी, सारी ए की वैल्यूज डाल के जो निकलेंगे ना वही रेंज होगा। ये को डोमेन है, इसका सिग्निफिकेंस है, मैं बताऊंगा अभी आपको। कोडोमेन, अभी तो हम लोग पीछे गोले बनाए थे ना, उसमें एक में एक वैल्यू छूट रही थी, एफ जो था वो खाली पड़ा हुआ था, तो वही है। तो जो कोडोमेन है, करेक्ट, जो रेंज है वो उसका एक छोटा सा पार्ट होता है, सबसे पहले हाँ, मतलब फिक्स नहीं है, क्वेश्चन में दिया होगा अगर तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो मुझसे डिफरेंट जो रिजल्ट है वो हम बोलेंगे। अभी इन पे आएगा 1 1 1 2 फंक्शन, इनमें से 2 होता है, क्लियर है ना? तो यहाँ पे डोमेन लिख लो। डोमेन क्या है, डेफिनेशन नॉर्मल में, कि वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स सेटिस्फाइज और डिफाइन, इसके लिए फंक्शन जो है डिफाइंड होता है। ये सबसे मेन स्टेटमेंट है, क्योंकि जब डोमेन निकालने की बात आएगी ना, जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो वहां पे यही बात करेंगे कि जहां पे डिफाइंड होगा फंक्शन वही सारी वैल्यू लिखेंगे एक्स की। तो कई बार मैनुअली भी चेक करना पड़ जाता है वैल्यू डाल के भी बड़े क्वेश्चन में, तो वही चीज है। तो सेटिस्फाइड और डिफाइंड विल बी डोमेन ऑफ फंक्शन, क्लियर है ना? कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है ना? कोडोमेन लिख लो, फिर इसके कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं लाइन से। कोडोमेन क्या होता है हमारा? वैल्यूज इनसाइड बी आर नोन एज कोडोमेन। रेंज क्या होती है हमारी?
values we get after putting x fx range function. क्लियर है ना? ना लिख लीजिए सर। इधर जो फंक्शन है वो सर कौन सा वाला होगा? हम अपने आप से लेंगे ना। अभी एग्जांपल देंगे, अभी ये डेफिनेशन लिख दो, एक जगह लिखने के लिए मैंने एक साथ लिख दूंगा सबके एग्जांपल, सबके डेरिवेशन से लाइन से। करेक्ट। एग्जांपल लिखो x इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है ना? और यहाँ पे सेट क्या है? f such that 1 2 3, और ये जो है ये मूव कर रहा है 1 4 9 16 ऐसे मूव कर रहा है। तो ये क्या है? ये डोमेन है हमारा, और ये क्या है? को डोमेन है। हमें रेंज निकालनी है, करेक्ट? हमें रेंज निकालनी है इसकी, और डोमेन बताना है। डोमेन क्या हो जाएगा मेरे को बताइए? डोमेन तो सिंपल यही जो लिखा हुआ है, यही है। डोमेन क्या हो गया? 1 2 3, और रेंज क्या आ जाएगी? बताओ मारो क्या होगी? रेंज ये होगी जो वैल्यू इस पे डालोगे आप। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, क्लियर है? कितनी हो गई? ये आ गया। मतलब से जब मैं डोमेन को फंक्शन में पुट करने का जो वैल्यू है, क्लियर है ना? बेसिक डोमेन हमें समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है 5, इसमें 3 4 5 दिए, 5 आया, लेकिन 5 का सर वो उसमें कोई डोमेन में कोई वो नहीं है। वो डोमेन में कोई वो नहीं है, 25 नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन इसमें डोमेन में 5 है, तो ये फंक्शन रहेगा सर। फिर उसको तुम रिलेट कहाँ पे करोगे? मतलब 25 दिखेगा ही नहीं ना, नहीं होगा। उस केस में जो वैल्यू आ रही है वो हमें मिल ही नहीं रही है उसमें। और डोमेन में जो है वो 5 25 नहीं है, तो सर हम जब डोमेन लिखेंगे तो एक में से 5 हटा के लिख सकते हैं। वो तो जुगाड़ है ना, पर जो बुक में लिखा होगा उसमें तो दिया है ना उसको 5 डोमेन में। जैसे रेंज तो हम खुद निकालते हैं ना, डोमेन दिया जाता है, क्लियर कि नहीं? उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन ही रहेगा ना, वो पर देगा नहीं ऐसा। जनरल केसेस में तो रियली लिखा होता है वो डोमेन में। हाँ, बेसिक जैसे डेरिवेशंस है ना, हमें कुछ चीजें याद रखनी है। जो r है वो क्या होता है? रियल नंबर होता है पूरा, ये होता है -∞ से ∞, ऐसे लिख लो आप लोग। मेरे को बताइए r प्लस क्या होता है? 0 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही है, 0 to ∞, रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल अगर ले रहे हैं हम लोग, ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं। अरे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन तो होता है 0 इंक्लूड करते थे उसमें। इंटीग्रल में हम लोग 0 इंक्लूड नहीं करते, 1 से चालू करते हैं, करेक्ट? तो i जो है, i इंटीजर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ना। हाँ, -∞ से ∞ इंटीजर्स, मतलब ये नोटेशन यहाँ पे यूज होंगे जब लोग लिखेंगे ना। r हो गया, r प्लस हो गया, i हो गया, n तो तुम्हें पता ही नेचुरल नंबर है, ठीक है ना? बाकी और w वगैरह यूज नहीं होते। i में आएगा ना 0, -∞ से ∞ तक सब इंटीजर आएंगे नंबर लाइन पे, क्लियर है ना? तो ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। सर r प्लस और n से ये डिफरेंस होता है कि n में तो सारे आ जाते हैं 1 से लेकर, n में तो इंटीजर है ना 1 से लेकर, r प्लस में तो फिर वो भी आ जाएगा ना, पूरी वो आ रहेगी तुम्हारी नंबर लाइन 0 से लेकर के, क्लियर है ना? आगे बढ़े। इसी में आप ये लिख लो, domain of fx is d1 and domain of gx is d2। then अगर डोमेन हमारा fx का क्या है? d1 है, और gx का क्या है? d2 है, तो अब हम इसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ fx प्लस माइनस gx, ये हो जाएगा डोमेन हमारा d1, जहां पे दोनों डिफाइन होंगे, करेक्ट?
जैसे ये जो फंक्शन रिजल्टेंट बनेगा, जैसे मान लो एक x लिखा है एक sin x लिखा है, दोनों के डोमेन को क्या किया, जब जोड़ेंगे ये फंक्शन तो एक रिजल्टेंट जुड़ के आएगा, पर वो डिफाइन तभी होगा, डोमेन जुड़ेगा नहीं उसमें। डोमेन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन, जब जहाँ पे दोनों डिफाइन हो रहे होंगे अलग अलग, उनको हम लोग लेंगे, तो d1 इंटरसेक्शन d2 होता है। करेक्ट, ध्यान रखिएगा। डोमेन ऑफ fx into gx, ये भी हम लोग का d1 इंटरसेक्शन d2 है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है किसी तरीके से। जिस डोमेन में वो दोनों एक साथ डिफाइन होंगे, हाँ इंटरसेक्शन लेंगे, बेसिक याद रखो। fx अपॉन gx क्या हो जाएगा, d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस वो वैल्यूज जिसके लिए gx 0 हो रहा है, माइनस लिखते हैं यहाँ पे इस तरीके से। क्लियर है? सर हाँ जी, सर ये मल्टीपल और ये प्लस माइनस का सेम यार, 31 इंटरसेक्शन d2 वाला इसका तो फर्स्ट एंड सेकंड d1 इंटरसेक्शन d2 सेम नहीं आता, मतलब इंटरसेक्शन मतलब होता है कि दोनों का कॉमन पार्ट। हाँ सर, और सर एक और होता है ना सर, वो सी टाइप का होता है और नीचे बार लगाता है। अच्छा वो सबसेट होता है, ये सबसेट होता है, और जो ये बार लगा है ना ये इक्वल सबसेट के लिए बोल रहा है ये। करेक्ट, ये सबसेट के लिए होता है, बाकी ये यूनियन होता है, ये इंटरसेक्शन होता है। इसमें इक्वल कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं ना। क्लियर है ना? तो यू का कॉन्जुगेट होता है। आगे बढ़े, सर लिखना था, लिख लो इसको। फिर अब टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं, इसके बाद इसका यूज अभी करेंगे, पहले टाइप खत्म कर लें उसके बाद, ठीक है ना। पहले टाइप्स है ना बहुत सारी, क्योंकि उसमें फिर हमें जनरल याद हो जाएंगे सबसे। पहला हेडिंग डालो कांस्टेंट फंक्शन, हेडिंग डाल के स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, fx जो है वो सेम वैल्यू दे प्रोवाइड कर रहा है। करेक्ट, तो fx की वैल्यू क्या होगी, फॉर ईच वैल्यूज ऑफ x, फटाफट से लिखना थोड़ा, फॉर ईच वैल्यूज ऑफ x we get same value from fx। क्लियर है ना? ये कांस्टेंट फंक्शन, इसका फिगर बताइए कैसा बनेगा। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ k, ये लाइन बन जाएगी, ये x है ये y है। इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन होती है x की वैल्यूज जिसके लिए कर्व डिफाइन होता है। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन को हम लोग लिखेंगे -∞ से इंफिनिटी और रियल, ऐसे भी लिखते हैं r से। करेक्ट, और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी k, कैसे लिखेंगे k को, ऐसे कर्ली ब्रेसेस से, सिंगल एलिमेंट, ध्यान रखना सिंगल एलिमेंट के लिए है ऐसा। एक हम लोग लास्ट में भी जब डॉट्स के लेवल के प्रैक्टिस सेशन करेंगे ना, तो उसमें ये चीज बहुत ज्यादा यूज होंगी, उनके जो पैराज आए हैं ना पिछले कई सालों में, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना ब्रेसेस वगैरह की क्या है। अब इनके अंदर हम लोग ब्रेसेस यूज नहीं करेंगे, छोटे वाले किसी में भी, जब हम लोग डोमेन रेंज लिखेंगे वो खत्म हो गया, अब रिलेशन वाला चेक करता हूँ। क्लियर है ना? तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, लीनियर फंक्शन आएगा, इसको लिखिए हमने। लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन देखो फटाक से, थोड़ा तेज हाथ चलाइए सारे लोग। इसके बाद पॉलिनोमियल लिख देते हैं डायरेक्ट। लीनियर फंक्शन क्या है, लीनियर फंक्शन है हमारे पास fx = ax + b, ठीक है ना। इसका फिगर कैसा बनेगा, इसका ग्राफ इस टाइप से कुछ बनेगा, ठीक है ना। डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू रियल, और रेंज क्या हो गया, अच्छा डोमेन जो होता है x की वैल्यूज होती है, तो ब्रो एक मिनट, डोमेन जो होगा x बिलोंग्स टू, पूरे पॉलिनोमियल का ही डोमेन रियल होता है, पहली बात तो ये। करेक्ट, तो डोमेन जो है ना वो x बिलोंग्स टू रियल है, ये इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ये तो एप्सिलॉन टाइप का लिखते हैं हम लोग। करेक्ट, और ये x इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि x की वैल्यूज है। करेक्ट, और रेंज क्या होता है कि y की वैल्यू,
नहीं, लीनियर है तो भी रियल होगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक स्ट्रेच करेगा। जितनी भी ऑड पॉलिनोमियल होती हैं वो नेगेटिव इंफिनिटी चालू होती है, प्लस इंफिनिटी तक जाती है। करेक्ट, अभी हम लोग लिखेंगे पॉलिनोमियल में। क्लियर है ना सभी को? ये मन लाइन तो आपने देखी होगी ना, वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाती है। हाँ, अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर इसकी रेंज लिमिटेड हो जाएगी। a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कांस्टेंट फंक्शन होगा, लीनियर क्यों रहेगा? लीनियर बोल रहे हैं ना हम। यहाँ पे तो कंपलसरी है कि a 0 ना होना चाहिए। जब मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ाया था आपको सबसे बड़ा सेंटेंस दिखाया था कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, फिर तो वो लीनियर ही नहीं बची ना। क्लियर है? मानसी समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। नेक्स्ट हेड इन द पॉलिनोमियल फंक्शन। कितना टाइम है अभी? पॉलिनोमियल फंक्शन ये 15 मिनट है ना पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? ऐसे ये ब्रेक लेने के चक्कर में तो रहोगी मत। अब तो तुम ही लोगों ने बोला 3 से 6 रखने के लिए, अब तो तुम ऐसे ही खुश हो गई ना, 3 बजे आते 6 बजे चले आते। पूरा मम्मी सोचती हो कि पूरे दिन पढ़ा रहता है घर पे। हाँ, पॉलिनोमियल फंक्शन लिखो, ई फंक्शन ऑफ टाइप a x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस 1 n माइनस 2, करेक्ट। और लास्ट में d। ये क्या है? हमारा px है, पॉलिनोमियल फंक्शन। सर है सर आतू से px, इसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। p ऑफ x लिख दिया मैंने इसको। तो पूछने आए होंगे कि कब खत्म कर नहीं, वो पढ़ के गए होंगे, पढ़ लिया मैंने। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा हमारा, जहाँ पे n क्या है? n है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना? लीडिंग कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं, a को जो मेन डिग्री के बगल में लिखा होता है उसको लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं पॉलिनोमियल में। करेक्ट, हो चुका है आप लोग का पहले ही। डोमेन इसका क्या हो जाएगा? डोमेन होता है x बिलोंग्स टू रियल पॉलिनोमियल का, कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेंज क्या होती है? रेंज दो तरीके की रेंज आती है। एक तो जब if n अगर ऑड है हमारी तो रेंज क्या आ जाएगी? रेंज हो जाएगी रियल। ठीक है ना? और अगर n जो है इवन है तो रेंज क्या आ जाएगी? मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब मिनिमम वैल्यू डिपेंड करती है क्या है, x स्क्वायर प्लस 2 की मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। ये करवाएंगे, इसको मत पूछो, अभी लिखते रहो। अभी तो आएंगे ना एग्जाम पर। हां सर आती है। हां, क्वाड्रेटिक एग्जाम होता है उसमें नहीं आती x स्क्वायर में मिनिमम वैल्यू 0। यही तो पूछ रहे हो तुम, यही चीज की मिनिमम वैल्यू क्या है? मैं लिखता हूँ, तुम तुरंत ही पूछ सकते हो उसी समय। थोड़ा सांस तो लिया करो, लिखते लिखते ही आवाज आ गई सर ये क्या है। कई बार क्या होता है यार, लिखते हो ना आपको सामने आ जाएगा। क्वेश्चन करना एक अच्छी स्किल है, पर पहले तुम भी तो लिख लो। सबको समझ में आ रहा है ना मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है? फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बस मिनिमम से मैक्सिमम जाएगी, मतलब इंफिनिटी तक। x स्क्वायर पे वो बीच में कभी रुक नहीं पाएगी, तो जाना ही पड़ेगा। पॉजिटिव इंफिनिटी पे इंफिनिटी होती है। जैसे एग्जांपल ले लो ना समझने के लिए ना, क्वाड्रेटिक और x की पावर 4, ठीक है ना? इनके ग्राफ भी बना लेते हैं हम लोग। ये क्या हो गया? ऐसा हो गया, तो ये क्या हो गया? रेंज इसकी 0 उसमें इंक्लूडेड है, और इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट में लगेगा, इंफिनिटी हमेशा एक्सक्लूडेड होता है। क्लियर है ना? और डोमेन तो रियल है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक पूरा जा रहा है फंक्शन। ये मत सोचना कि नहीं सर माइनस इंफिनिटी थोड़ी ना है, डिग्री तक वही ना। क्लियर है ना? ओके, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसके सारे ग्राफ आप बना के आना, देखेंगे कौन कौन बना के लेके आएगा। इसमें तीन चार तरीके के ग्राफ बनेंगे। पहला तो लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ, इसी के नीचे लिखना सब पार्ट करके इसीलिए, ठीक है ना? कल हम लोग यही ग्राफ से ही पिक करेंगे। और इसके बाद आएगा बाई क्वाड्रेटिक ग्राफ। बाई क्वाड्रेटिक में x की पावर 4 तक ही लिखना है, ठीक है ना? फिर x की पावर 5 का सोचना और 6 का सोचना, फिर जनरलाइज करके लिख देना कि क्या होगा। हाइपरबोला नहीं होगा ना? हाइपरबोला फंक्शन उतना वाला होगा, ऊपर वाला अगर उसको हम तोड़ दें, हाइपरबोला को सिर्फ इतना वाला कर दें एक ब्रांच लेने के लिए,
ये ऐसा कैसे कर पाएंगे मेरे बताओ, इसको तो इसके लिए क्या करें? जो जोड़े मिलेंगे ना एक एक स्टडी सर हॉरिजॉन्टल वाला नहीं, वर्टिकल वाले का नीचे वाला ब्रांच हटा देंगे या फिर इसकी ऐसे कर कैसे है वही तो, उसके लिए फंक्शन भी तो बताओ कि क्या लगाएं कि हट जाए, वो सोच के आना। चलो ठीक है, रूट ले लेंगे, सोच के आना और मुझे फिगर दिखाना बना दो। ठीक है सर बता दी ठीक है ना, फिर मैं बता रहा हूं x को उधर भेज के y को एक तरफ पकड़ लेंगे और रूट कर क्या चीज? x को उधर भेज के हाँ। y को पकड़ और उसका रूट ले लेंगे तो उसमें ग्राफ यही बनेगा, सोच लो। y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी सर, ऑब्वियस पक्का ही बनेगा ग्राफ, गलत जवाब है ये भी तो बनेगा। तो हां मतलब ये भी बनेगी, ये तो चल सकता है ना, ठीक है ना, चलो चलो हो गया फिर। हाँ वही यही हो, इसीलिए रूट लगाते हैं हम लोग हर एक फंक्शन पे, पैराबोला पे भी, इलिप्स भी, हाइपरबोला पे भी। एक क्वेश्चन है ना ये आंसर तुमने शायद क्या हो कि जिसमें ब्रांच पूछी थी और उसके पास वाला फोकस ऐसा हुआ था क्लास में, एक ब्रांच जो बोला उसने ब्रांच ये बोली और उसके पास वाला फोकस पूछा था, वही ठीक है ना। चलो ओके फिर एंड करते हैं बाकी। सर हाँ बोलिए। सर आज की रिकॉर्डिंग आप प्लीज ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग का लिंक आपको भेज दूंगा। रिकॉर्डिंग अपलोड तो शायद ही हो पाएगी, यहाँ पे थोड़ा चल रहा है सेटअप में चेंज, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, इसका आ जाएगी समझ में। तुम आ तो गई थी, बीच में ही आई हो शायद। हाँ सर वो इशिता को चाहिए थी रिकॉर्डिंग। ओह ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग पूरा है वो हो गया एक गुट में कि उसको चाहिए रिकॉर्डिंग, तो एक दूसरा वकील बोल रहा है। नहीं सर वो ठीक है आगरा में नहीं है ना इसलिए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, भेज देंगे। चलो ओके करो इसको। आज का होमवर्क सिर्फ इतना सा है जो मैंने आपको क्लास में दिया है कि वो इतने ग्राफ बना के लेके आना, क्योंकि अभी हमारा कोई टॉपिक हुआ नहीं। कल हम लोग डोमेन तक पढ़ लेंगे, तो डोमेन और रेंज के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए। नेक्स्ट क्लास हमारी पड़ेगी परसों, तो अगर तुम्हें में से किसी को भी कोई डाउट चाहिए, डाउट क्लास, तो कल ले सकते हो। बाकी सीक्वेंस सीरीज का कल हम पहला लेक्चर कर रहे हैं, तो अगर किसी को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है ना, कल नहीं है मेरी क्लास, तो कल हम लोग 3 बजे के पहले कर सकते हैं। तो मैं ऑफलाइन लर्निंग करना ऑफलाइन कर लूंगा, ऑनलाइन करना हो तो ऑनलाइन कर लूंगा। चलो ओके फिर एंड करते हैं, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके वेलकम।